हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर यानी 13वें चैप्टर जैव विविधता एवं उसका संरक्षण का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। इस चैप्टर से भी आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों मिनिमम अगर हम बात कर लें तो भैया 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन, नहीं तो भैया 6 से 7 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद तो भैया हम मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर वीवीआई टॉपिक्स को ही देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका है कि जैव विविधता क्या है। भाई जो चैप्टर है आपका वही पहला है कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता के प्रकार आपको लिखना। देखिए बच्चों, प्रकार तो ज्यादा नहीं पूछता है। जैव विविधता की परिभाषा आपका 1 नंबर में या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछता है, या जैव विविधता के प्रकार में किसी एक को पूछ लेगा, ऐसे कि आनुवांशिक विविधता क्या है, ऐसे करके। ठीक है, तो जैव विविधता किसे कहते हैं और इसके प्रकार क्या है, चलिए बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं बबुआ। देखिए नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जैव विविधता, विविधता का मतलब विभिन्नताएं, ठीक, परिवर्तन। और जैव यानी जैविक घटक में, जीवों में। अब जीव में चाहे वो पेड़ पौधे हैं भाई, चाहे तो अन्य प्राणी हों, तो ये सभी के सभी जैविक घटक में आते हैं। तो भैया जैव विविधता क्या है, पारितंत्र में, पारितंत्र समझ रहे हैं ना, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण में। तो पारितंत्र में उपस्थित पादपों जो प्लांट्स हैं, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं अर्थात अंतर जो होता है उसी को जैव विविधता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, 1 नंबर में बहुत ज्यादा पूछता है बच्चों। ठीक है, तो ये परिभाषा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जैव विविधता किसे कहते हैं। तो पर्यावरण में उपस्थित जो प्लांट्स हैं यानी पादपों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब जैव विविधता को निम्नलिखित वर्गों में भाई डिवाइड किया गया है, जिसमें बच्चों आपका पहला है भैया आनुवांशिक विविधता। क्या है, आनुवांशिक विविधता। अब आनुवांशिक विविधता क्या है, देखिए आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं से, क्योंकि भैया यहाँ पे आनुवांशिकता से रिलेटेड है। तो एक ही जाति में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को किस में रखा गया है, आनुवांशिक विविधता। जैसे अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे भैया हिमालय के प्रदेश में जो सर्पगंधा है इसकी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी। तो यहाँ पे आनुवांशिक विभिन्नताएं हैं, तो एक ही जातियों में है, तो जैसे सर्पगंधा की बहुत सारी। इसी प्रकार भारत में चावल की लगभग 50,000 से लेकर 2 लाख प्रजातियां हैं। तो एक ही जाति है ना, चावल में ही बहुत सारी प्रजातियां, तो ये आनुवांशिक विविधता है। इसी तरह भारत में आम की भी लगभग हजारों प्रजातियां हैं, है ना, चौसा है, दशहरी है, एक गांव में देहात में लंगड़वा कहते हैं। ठीक, इस तरह से तो मतलब बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। तो ये जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इस विभिन्नता को कहते हैं आनुवांशिक विविधता। क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता। चलिए स्क्रीनशॉट करते चलिए। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जैव विविधता की क्षति के कारण पूछता है। 100 में 100% वो इंपॉर्टेंट है, 100 में 100%, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और एक उसका संरक्षण। तो ये दोनों टॉपिक चलिए आगे समझते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए भैया, पहली विविधता हो गई आनुवांशिक विविधता। कौन सी, आनुवांशिक विविधता। अब है बच्चों जातीय विविधता, दूसरी विविधता। क्या है, जातीय विविधता। अब जातीय विविधता नाम से ही जाहिर हो रहा है कि जातीय विविधता के अंतर्गत किसी जाति की विभिन्न किस्मों व उसके निकट संबंधी विविधता को आंका जाता है। जैसे पश्चिमी घाट में जो उभयचर हैं, इनकी संख्या पूर्वी घाट के उभयचर की संख्या से क्या है, अधिक है। तो यहां पर क्या है, आए तो भैया जाति ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो जो जातियों में विविधता होती है,
ठीक है, किसी जाति की विभिन्न किस्मों के बीच में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं वो जातीय विविधता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पारिस्थितिकी विविधता। ठीक, पारिस्थितिकी देखिए ये पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उसके पहले भी पूछा गया है कि पारिस्थितिकी विविधता क्या है। ठीक, देखिए भैया, विभिन्न भूमंडलों पर पाई जाने वाली विभिन्नता जिसमें स्थलीय वन, घास के मैदान, रेगिस्तान आदि तथा ये जो जलीय, अलवणीय, लवणीय आदि शामिल होते हैं, तो ये क्या होते हैं, पारिस्थितिकी विविधता के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र के ही ये घटक हैं भैया। जो घास के मैदान है, स्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, रेगिस्तान है, तो जैसे भैया मतलब कोई जलीय क्षेत्र है, अलवणीय फिर या फिर साल्ट जिसमें हो यानी लवण की मात्रा हो, तो ये इनमें जो विभिन्नताएं होती है वो पारिस्थितिक विविधता के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और नेक्स्ट है आपका समुदाय विविधता। समुदाय विविधता में क्या होता है भैया, समुदाय विविधता जैविक समुदाय में विभिन्नता को दर्शाती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार की विविधता होती है, अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता। अब अल्फा, बीटा, गामा विविधता क्या है? जब किसी समुदाय में विविधता हो तो वो क्या है, अल्फा। समुदाय के बीच में जो भैया जो जीव होते हैं उनके बीच के जो भी विभिन्नताएं होती है वो जात मतलब बीटा विविधता। और ये गामा होता है, ये किसी क्षेत्र के प्रत्येक जीवों में जो विभिन्नताएं होती हैं वो आपका गामा विविधता। तो ये होता है अल्फा, बीटा और गामा विविधता। तो चलिए भैया इन विविधताओं को ही, जिसमें आपका जातीय है, पारिस्थितिक है और समुदाय, को भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इसको नहीं कहेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लेना बबुआ। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे, इसी क्वेश्चन की, इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यही है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलेंगे। इस चैप्टर में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कोई है ही नहीं। ठीक, और इस बात की हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं भैया, हम 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि ये टॉपिक आपका पेपर में आएगा। हर एक क्वेश्चन पेपर में आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जैव विविधता की क्षति के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। अब ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर में आता है, ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगर और शॉर्ट थोड़ा कर सकता है तो 3, नहीं उससे कम में आता ही नहीं है। तो जैव विविधता की क्षति के कारणों का उल्लेख करना है। तो जैव विविधता की क्षति के निम्नलिखित कारण है, यानी जैव जो विविधता है, जीवों में विभिन्नताएं हैं, किस कारण से उनका ह्रास हो रहा है, यानी किस कारण से वो कम हो रहे हैं या किस कारण से उनका क्षय हो रहा है, ये आपको बताना है। तो भैया क्षति के कारण में पहला है आवासीय क्षति व विखंडन। अब आवासीय क्षति व विखंडन क्या होता है, ध्यान से समझना। बढ़ती हुई मानव आबादी ने सड़कों, रेलवे लाइनों, भवन निर्माण आदि के लिए प्राकृतिक आवासों को क्षति पहुंचाई है। जाहिर सी बात है भैया, मतलब सड़क बन रही है, अभी जैसे ये आपका मेन नेशनल हाईवे गया तो उसमें भाई करोड़ों पेड़ पौधे कटने। अब करोड़ों पेड़ पौधों के कटने से न जाने कितने भैया हजारों लाखों की संख्या में जीव जंतुओं का निवास स्थान क्षय हुआ कि नहीं भाई, उनका घर उजड़ गया, वो इधर उधर भाग रहे हैं, आधे से ज़्यादा का शिकार हो जा रहा है। तो किसी को कोई भाई रोड में लड़ भिड़ कर एक्सीडेंट में मर जा रहे हैं, तो कोई भूख प्यास से तड़प के मर रहे हैं। तो इस तरह से ही तो जैव विविधता का नाश हो रहा है। तो यही चीज़ है कि भाई जो बढ़ती हुई मानव आबादी ने सड़कों, रेलवे लाइन, भवन निर्माण आदि के लिए प्राकृतिक आवास को क्षति पहुंचाई है तथा उन्हें विखंडित कर दिया, यानी इधर उधर क्या क्या पूरी तरह से तोड़ दिया है। ठीक, इसके लिए हर वर्ष हजारों हेक्टेयर वनों को काटा जा रहा है, जो जैव विविधता की क्षति का एक प्रमुख कारण है। देखिए ये चीजें आप सोच समझकर अपने से भी बना कर लिख सकते हो, बस हेडिंग याद रखना, बाकी आप आगे काम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है भैया अतिदोहन। कभी कभार तो अतिदोहन अलग से ही पूछ लेता है, अतिदोहन पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे बोल देगा। अतिदोहन क्या होता है, देखिए अतिदोहन का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण को निचोड़ना,
ठीक, अब कैसे निचोड़ेंगे भैया? तो मनुष्य क्या है, भोजन, लकड़ी, दवाओं आदि के लिए क्या है भैया, मतलब आदि को कहां से प्राप्त करता है? जंगलों से प्राप्त करता है। ठीक, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या ने इन वस्तुओं की क्या है, मांग बढ़ा दी है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो भैया इनकी डिमांड, ठीक, ज्यादा से ज्यादा भाई आदमी भोजन की जरूरत होगी, ज्यादा से ज्यादा लकड़ी की जरूरत होगी। अब लकड़ी में आज के टाइम पे देखा जाए तो भाई घर में जितने फर्नीचर बन रहे हैं, जितना भाई चाहे दरवाजा बने, खिड़की बने, मतलब कुछ भी बन रहा है, ठीक, कोई तखत बन रहा है, मेज बना रहे हैं, अलमारी बन रहा है, सब लकड़ी के का ही काम है। और साथ ही साथ दवाओं का निर्माण, इन सब का भाई अगर बढ़ती हुई जनसंख्या, भाई जनसंख्या अगर बढ़ेगी बच्चों तो इन सब की डिमांड ज्यादा हो जाएगी मार्केट में, जाहिर सी बात है। और जिसके कारण क्या है, बड़े पैमानों, मतलब बड़े पैमाने पर जंगलों को क्या है भैया, काटा जा रहा है। तो ये भी क्या है, जैव विविधता की क्षति का एक कारण हो जाता है। चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कारण है भैया, जैव विविधता की क्षति का अगला क्या कारण है? देखिए अगला कारण है कि विदेशी जातियों का आक्रमण। किसका? विदेशी जातियों का आक्रमण। यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब विदेशी जातियों का आक्रमण से क्या तात्पर्य है? देखिए मनुष्य जाने अनजाने में बाहर से कुछ ऐसी प्रजातियों को अपने साथ लाता है जो यहां के मूल जातियों को नष्ट करने लगते हैं। भाई मनुष्य कारणवश, मतलब किसी भी कारणवश या जाने अनजाने में अपने साथ कभी कभार भूलवश ऐसी प्रजातियों को अपने यहां लाता है जो यहाँ की जैव विविधता को नष्ट करने लगती हैं, ठीक, जिससे पर्यावरण का भैया संतुलन बिगड़ जाता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। जैसे जलकुंभी हो गया, गाजर घास हो गया, कैटफिश हो गया। ठीक, जैसे जलकुंभी है तो वो अन्य जलीय प्लांट्स के लिए भाई क्या है, एक अभिशाप बन जाता है। गाजर घास है, गाजर की तरह होती है, खेतों में बहुत ज्यादा फैली होती है, तो ये जिस खेत में होगी सत्यानाश कर देती है, ठीक, वहां की फसल का। इसके अलावा कैटफिश, कैटफिश ये भाई जिस तालाब में ये मछली होती है अन्य मछलियों का क्षय होने लगता है। तो ये क्या है, विदेशी जातियों का आक्रमण है। अगला है जैव विविधता की क्षति का कारण में भैया सह विलुप्तता। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट, अलग से इसको भी कभी कभार पूछ लेता है। अब सह विलुप्तता क्या है? नाम है भैया सह मतलब साथ में, विलुप्तता यानी विलुप्त। तो बच्चों पर्यावरण में कुछ ऐसे भी घटक होते हैं कि एक घटक, जैसे कोई एक जीव है तो उस पर आश्रित बहुत सारे जीव होते हैं। अगर वो जीव प्रभावित होता है तो दूसरा भाई जो उस पर आश्रित है वो अपने आप प्रभावित होगा। तो यही प्रक्रिया होती है सह विलुप्तता। देखिए पारितंत्र में अनेक जातियां एक दूसरे पर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से निर्भर रहती हैं। हमने बताया ना, एक दूसरे पर आश्रित होती हैं। ठीक, यदि उनमें से भैया एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उस पर निर्भर अन्य जातियां भी विलुप्त होने लगते हैं। ठीक, अगर एक जाति विलुप्त हो रही है तो जो उस पर पूरी तरह से निर्भर है वो जाति भी विलुप्त होने लगती है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, सह विलुप्तता कहते हैं। तो इससे भी भाई जैव विविधता का क्षय हो रहा है। एक और कारण है आपका प्रदूषण। तो भैया ये भी जैव विविधता की क्षति का कारण है। अब प्रदूषण कैसे है? अब भली बात आप जानते हैं बच्चों कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा पर्यावरण अत्यधिक भाई, मतलब क्या है, पर्यावरण का अत्यधिक नुकसान हुआ है। ठीक, पर्यावरण प्रदूषण के कारण सबसे अधिक नदियों व अन्य जलाशयों के जीव जंतुओं पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक, जो जैव विविधता की क्षति का एक कारण है। क्योंकि आज के टाइम में प्रदूषण के कारण भाई जो वाहनों से निकलने वाला धुआं हो गया, तो या फिर यूं कह लें कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चिमनी स्थापित है, उनसे निकलने वाला जो कचरा है वो जलाशयों में जा रहा है। ठीक, दुनिया भर का नदी, जो शहरों नगरों कस्बों में मलमूत्र गटर का पानी नदियों में भाई प्रवाहित कराया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, जल में जो जीव हैं भाई उनको नष्ट करने का काम करते हैं, क्योंकि जल को दूषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा भैया जैव विविधता की क्षति के कारण।
चलिए बच्चों, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ही आपका चैप्टर ये बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ठीक, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसमें। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जितना बोले उतना कम है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी, रेड डाटा बुक क्या होता है, ठीक है। अब रेड डाटा बुक होती क्या है, तो रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसमें पर्यावरण के मतलब संकटग्रस्त प्रजातियां, यानी जिन पर खतरा मंडरा रहा है, विलुप्त प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, या भैया जो भविष्य में मतलब विलुप्त हो जाएंगी, या फिर अनाकलित प्रजातियां, इन सब का आंकड़ा उस किताब में होता है। तो उस किताब को ही कहते हैं क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक जो किताब होती है, इसको जारी कौन करता है, IUCN। IUCN ये संस्था है, कहां की संस्था है, तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, ठीक। तो लिखेंगे क्या, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो देखिए IUCN जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कभी कभार इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, तो याद रखना इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये होता है IUCN। तो IUCN संस्था द्वारा जारी ये एक विशेष किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित आदि जीव जातियों का एक सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है, ठीक। इस किताब को ही कहते हैं रेड डाटा बुक कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। अब जो रेड डाटा बुक है बच्चों, इसकी उपयोगिता क्या है, मतलब इस किताब को जारी करने का क्या उद्देश्य है, या फिर यूं कह लें इस किताब को क्यों जारी किया गया। तो पहला है कि यह किताब विलुप्त हो रही प्रजातियों की जानकारी देती है, मतलब जितनी प्रजातियां विलुप्त हो रही, भाई इस किताब में ही लिख सब कुछ होता है कि कितनी जातियां विलुप्त हो रही, कितनी विलुप्त होने के कगार पर हैं, या फिर भैया मतलब ऐसा जो कितनी भविष्य में ऐसी हैं कि जो भविष्य में समाप्त हो सकती हैं, तो इन सब का एक डेटा होता है उसी में, ठीक। तो पहला क्या है कि यह किताब विलुप्त हो रही प्रजातियों की जानकारी देती है। दूसरा है कि इस किताब से संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की जानकारी मिलती है, ठीक। तीसरा है कि भैया यह किताब वर्तमान में जीवों की संख्या को भी बताती है कि वर्तमान में कितने जीव हैं, कौन सी कैटेगरी में कितने जीवों को रखा गया है, तो इस किताब के माध्यम से ही सब कुछ पता चलता है, ठीक। और नेक्स्ट है कि यह किताब लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित भी करती है, क्योंकि इस किताब से ही पता चलता है कि कितने जीव मर रहे हैं, कितने जीव ऐसे हैं जो भविष्य में मर जाएंगे, कितने जीव मतलब ऐसा है कि जो विलुप्त पूरी तरह हो चुके हैं। तो ये सब डेटा मनुष्यों को मिलता रहता है, सरकार को मिलता है, तभी तो सरकार क्या है भैया, जीवों के संरक्षण के लिए उपयोगी कदम उठाती है, तभी भाई पता चल जाता है। जैसे होता है ना, जान जाते हैं हाँ बाघ इतने रह गए हैं, शेर इतने रह गए हैं, तो कैसे मालूम पड़ता है, सब भाई रेड डाटा बुक में ही सारा डेटा होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है संकटग्रस्त जातियां क्या हैं, इसके संरक्षण के क्या उपाय हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। टिप्पणी पूछा जाता है हर साल और 2024 में भी आया है। तो देखिए भैया संकटग्रस्त जातियां हैं क्या। अब संकटग्रस्त जातियों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो नाम में ही है संकटग्रस्त। तो क्या होता है, संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत उन जीव जातियों को रखा गया है जिनकी संख्या बहुत तेजी से घट रही है, ठीक। जिनकी संख्या क्या है भैया, बहुत तेजी से घट रही है और भविष्य में इनके विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, ऐसी जातियों को ही कहते हैं संकटग्रस्त जातियां। एक मानवीय हस्तक्षेप आज भी इतना सक्रिय है कि इन जातियों का बच पाना संभव नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई मनुष्य ने नेचर के साथ इतना छेड़खानी कर दिया है, इतना ज्यादा भाई मनुष्य छेड़खानी कर रहा है
कि देख रहे हैं आप दिन प्रतिदिन ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, हर साल टेम्परेचर ज़्यादा। अब की बार देखा जाए तो ठंडी पड़ी ही नहीं। क्या भाई 1-2 दिन 3 दिन मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है। तो जिस तरह से ठंड पड़ना चाहिए पड़ी नहीं। गर्मी अभी से देख लीजिए, फरवरी के महीने में ही ऐसा लग रहा है जैसे मार्च अप्रैल का धूप हो। तो ये सब क्या है भाई, मनुष्य ने आज के टाइम में देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों से निकलने वाला धुआं है, ठीक, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, वो क्या है, तापमान ही बढ़ा रहा है, ठीक, तापमान ही बढ़ा रहा है। उसके कारण फिर जैसे हम बात कर लें उसके भाई जो फ्रिज है, एसी है, ये सारी चीज़ें यूज हो रही, इनसे निकलने वाला जो गैस होता है वो भी पर्यावरण के तापमान को बढ़ा रहा है। पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, वर्षा कम हो रही है। तो ये सब के सब भाई मनुष्य छेड़खानी कर रहा है तभी तो भोग रहा है, ठीक। तो ये संकटग्रस्त प्रजातियां समझ में आ गया। ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त है अर्थात घोर संकट में है, या फिर यूं कह लें भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है, तो इन प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। अब इनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है, तो इनके संरक्षण के उपाय में पहला है कि संकटग्रस्त जातियों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। भाई शिकार पर अगर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाए तो ये संकटग्रस्त प्रजातियां जो हैं वो इनका आंकड़ा ठीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों घरों में सजाने के लिए, बड़े बड़े जो लोग होते हैं, बड़े बड़े राजमहल हैं, ठीक, तो उनमें घरों में सजाने के लिए जैसे क्या होता है, हाथी के दांत के बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, सजावटी मतलब ऐसे उपकरण भी बनते हैं, तो उनके लिए भाई हाथियों को मारा जा रहा है। इसी तरह से जो हिरण वगैरह होते हैं, देखा होगा कि पूरा हिरण के जो मतलब जो 12 सिंघा वगैरह होते हैं, उनके सींग वगैरह, उनका पूरा का पूरा फेस ही दीवार में ऐसे लगा होता है, देखा होगा पूरा उनका ढांचा। इसी तरह से भाई शेर हैं, बाघ हैं, इनको बाघ वगैरह को मारा जा रहा है, तेंदुए वगैरह को, क्यों? उसके खाल को निकालने के लिए, क्योंकि खाल से ही बहुत सारे मतलब जैसे वस्त्र बनते हैं, सजावटी वस्त्र इधर उधर दुनिया भर का बन रहा है। तो ये सब क्या है, मोर को भी मारा जा रहा है भाई, हालांकि वो बहुत बड़ा कानूनन अपराध है, लेकिन फिर भी क्या है, उसके पंखों के लिए मोर को मारा जा रहा है। तो मतलब ये सब के सब क्या है, संकटग्रस्त मतलब जातियों के विलुप्त होने का कारण बन रहे हैं ना। तो पहला वही है कि शिकार पर अगर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाए तो वो विलुप्त होने से बच जाएंगे। दूसरा है भैया कि संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल को सुरक्षित रखकर उन्हें संरक्षण दिया जाए, यानी उनका जो निवास स्थान है उसको ना उजाड़ा जाए। क्यों? क्योंकि भाई जंगल के जंगल काट दिए जा रहे हैं, पूरा पेड़ साफ कर दिया जा रहा है, सड़क बन रही, पता लगे एयरपोर्ट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, यहाँ पर भैया फैक्ट्री बन रही है, तो उनका पूरा का पूरा भैया निवास स्थान ही उजड़ गया। तो ये अगर रोक दिया जाए तो ये बच सकते हैं। अगला है कि भाई ऐसे क्षेत्र जहां संकटग्रस्त जातियां हैं वहां मानवीय हस्तक्षेप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए। मतलब मानवीय हस्तक्षेप यहां पर जैसे होता है लकड़ी काटने, या फिर यूं कह लें कि भैया जैसे होता है ना कि पशु चराने या अन्य मतलब ये चारागाह बनाने, अगर इन सब पर रोक लगा दिया जाए तो ये क्या है, सब कुछ ठीक हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये तो रहा बच्चों संकटग्रस्त प्रजातियां और इनके संरक्षण के उपाय। चलिए भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है कि विलुप्त प्रजातियों से। देखिए बच्चों ये सारे टॉपिक ना एकदम सिंपल वाले हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंपल वाले इसलिए है ना कि आप इस चैप्टर में जितने टॉपिक है ना अधिकांश टॉपिक बना बना के लिख सकते हो। अभी संकटग्रस्त था तो ऐसी प्रजातियां जिन पे घोर संकट है, जो भविष्य में विलुप्ति के कगार पर है या भविष्य में समाप्त हो जाएंगे, वो संकटग्रस्त। अब है विलुप्त प्रजातियां, तो नाम है भैया विलुप्त, यानी जो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी। ठीक, तो विलुप्त प्रजातियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ऐसा करे पूछेगा, या फिर बोल देगा कि भैया विलुप्त प्रजातियों से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों ऐसी प्रजातियां जो बदलती पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार अपने आप को अनुकूल नहीं कर पाई, मतलब मौसम में बदलाव हुआ, नेचर पूरा बदला, जलवायु बदला, वातावरण बदला, लेकिन ये उस हिसाब से नहीं बदल पाए। ठीक है, जिससे क्या हो गए, ये समाप्त हो गए, वे विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। इनका एक भी सदस्य जीवित नहीं है। विलुप्त में वही आएगा जो पूरी तरह विलुप्त हो चुका हो। ठीक, ये वे जातियां हैं जिनके डीएनए में उपस्थित महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा उनके द्वारा प्रदर्शित विशेष लक्षण पुनः उत्पन्न
नहीं किए जा सकते। जैसे डोडो पक्षी, गुलाबी सिर वाली बतख, ये सभी अब इस पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो ये आते हैं भैया विलुप्त प्रजातियों में। ठीक, छोटा सा टॉपिक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बबुआ। हो गया ना, चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये वाला, जो ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी अपन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। देखिए, जैव विविधता के संरक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बोलेगा कि, या फिर कहेगा जैव विविधता को संरक्षित करने की विधियों का वर्णन करो, या कहेगा कि जैव विविधता को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। ठीक है, ये 3-3, 4-4 सेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। तो देखिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भैया 2 विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। महत्वपूर्ण रूप से भैया कितने? 2। तो पहला है स्वास्थाने। अब देखिए, नाम से ही जाहिर हो रहा है स्वास्थाने, स्वा का मतलब अपने आप। तो स्वास्थाने क्या होता है? जब जीवों को या जीव जातियों को उनके निवास स्थान पर ही सुरक्षित रखा जाए तो वो स्वास्थाने संरक्षण होता है। ठीक, तो यहां पर भैया लिखेंगे कि संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। इसके लिए उनके आवासों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य आदि विकसित किए जाते हैं। भारत में भैया कुल 90 राष्ट्रीय उद्यान तथा 448 शरण स्थल वन्य जंतु विहार है और 500 के करीब में अगर बात किया जाए वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, जैसे कुछ है लिख दिया है एग्जाम्पल स्वरूप, जिम कार्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, सुंदरवन, ये आदि, ये सभी स्वास्थानीय संरक्षण के लिए बनाए गए क्या है? राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक, क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। तो जैव विविधता को संरक्षित करने की पहली विधि क्या है? स्वास्थानीय, कि उसके निवास स्थान पर ही जब उनको सुरक्षित रख दिया जाए स्वास्थानीय होता है। चलिए जल्दी से इसको पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया स्वास्थाने। अब दूसरा है भैया बहिस्थाने। दूसरा है बहिस्थाने, या इसी को उत्स्थाने कहा जाता है। बहिस्थाने या बाह्य स्थाने या उत्स्थाने संरक्षण। अब बाह्य स्थानीय संरक्षण होता क्या है? जब दुर्लभ एवं संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थान पर रख दिया जाए या पौधों को वहां पर उगाया जाए तो इसे उत्स्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इन कृत्रिम आवासों में प्राकृतिक वातावरण प्रदान करने की चेष्टा की जाती है। ठीक है, कृत्रिम आवास में जैसे सफारी पार्क है, चिड़ियाघर है, जीन बैंक है, बीज बैंक है। ठीक, ये सभी क्या होते हैं भैया? बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये कृत्रिम और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जो सरकार द्वारा भाई इनको लाभ पहुंचाया जाता है, पूरा खर्चा सरकार के द्वारा पूरा जिम्मा होता है, सरकार इनके संरक्षण करने के लिए ये कदम उठाती है। ठीक, या कभी कभार ऐसे भी पूछता है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, या कहेगा सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं। सबका आंसर यही होगा, स्वास्थानीय संरक्षण है, दूसरा बाह्य। स्वास्थानीय संरक्षण में उनके ही निवास स्थान पर जीवों को सुरक्षित रखा जाता है, बाह्य स्थान में उनके निवास स्थान से हटाकर कहीं दूर स्थान पर उनको संरक्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये भैया जहां पर होते हैं वहां पर सही से डेवलप इनका नहीं हो पाता, विकास नहीं हो पाता, तभी इनके स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर संरक्षण करते हैं। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, आगे देखते हैं भैया। अगला टॉपिक है तप्त स्थल। यह भी इस चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तप्त स्थल, ठीक, जिसको बोला जाता है हॉट स्पॉट। कभी कभार हिंदी में ही ऐसे देगा हॉट स्पॉट, तो तप्त स्थल कहेगा, या ज्यादातर ऐसे हिंदी में ही देता है हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट होता क्या है, ध्यान से समझना।
देखिए भैया, तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जीव जातियों से अत्यधिक परिपूर्ण होते हैं और जिनको मानव क्रियाकलापों के प्रति अत्यंत संवेदनशील घोषित किया गया है, अर्थात ये एक नियत विपत्ति के अंतर्गत आते हैं और ये स्थान अधिकतम सुरक्षा के लिए जाने जाते हैं और यहां पर जो जीवों में विविधताएं होती हैं वो अन्य कहीं क्षेत्र में नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसा स्थान जो होता है वो कहलाता है हॉट स्पॉट या फिर कह लें तप्त स्थल। ठीक, और भारत के प्रमुख 3 तप्त स्थल होते हैं, नाम पूछा जाता है, क्या है? पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र। ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र ये होते हैं मतलब तप्त स्थल। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हॉट स्पॉट या फिर तप्त स्थल क्या होता है। चलिए बच्चों, जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बबुआ आपका कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, या फिर बोलेगा कि राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। यह भी टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछा जाता है 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। राष्ट्रीय उद्यान होता क्या है? तो भैया, राष्ट्रीय उद्यान वह स्थल है जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा एकल रूप से उसमें उपस्थित वन्य जीवों को कल्याण के लिए आरक्षित तथा नियमित होता है। राष्ट्रीय उद्यान में वृक्षारोपण, कृषि कार्य, लकड़ी काटना, पशु चराना आदि गतिविधियों पर रोक लगा होता है। निजी स्वामित्व अधिकार तथा वास स्थान परिवर्तन भी अनुमान्य नहीं होता है। यानी आप ऐसा नहीं है कि हाँ इतना क्षेत्र हम अपना लिखा लें अपने नाम से, या हम यहाँ पर मकान बना के कब्जा कर लें, फिर या फिर और कुछ इसमें भाई परिवर्तन कर दें, या फिर यहाँ पे हम पशु चराना, लकड़ी काटना, खेती करना पूरी तरह से प्रतिबंध होता है बच्चों इस स्थान पर। ठीक है, भारत में कुल 103 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जिम कॉर्बेट अगर हम बात कर लें तो जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में स्थित है और इसे भैया पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। शुरू में इसको हेली नेशनल पार्क कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके जिम कॉर्बेट रख दिया गया। ठीक, तो ये हो जाता है राष्ट्रीय उद्यान। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया? तो भैया देखिए, ये आपके इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हमने बताया ना, चैप्टर छोटा सा है। अब इसके अलावा कभी कभार देखिए क्वेश्चन अब जो बनेगा, कभी कभार पूछ लेता है बाघ परियोजना क्या है, तो भैया बाघ परियोजना के बारे में पूरा, ठीक है, कि कब परियोजना शुरू हुई जिसके अंतर्गत भाई क्या है, बाघ का संरक्षण किया जाता है, ठीक, उनकी देख रेख, तो ये सारी चीजें कराना, उनकी संख्या को बढ़ाना, ये सब ध्यान दिया जाता है। फिर कभी कभार क्वेश्चन इस पवित्र उपवन पूछ लेता है, तो पवित्र उपवन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वही पेड़ पौधों के बीच में पूजा स्थल को बनाया जाता है, ठीक, जहां पर लोग वृक्षों की पूजा करते हैं, वहां लकड़ी काटना, ठीक, पेड़ों को नुकसान पहुंचाना, इन सब पर वर्जित होता है। या फिर कभी कभार क्वेश्चन और इसमें कर लेता है कि जीव विविधता, मतलब जैसे जीवों के विलुप्त होने का कारण बताइए, तो 3 से 4 कारण पूछ लेता है, तो बना लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हमने बताया कि भाई हिरण को क्यों, जैसे हिरण को क्यों मारा जा रहा है, बारहसिंगा को कैसे क्यों मारते हैं, हाथियों का भाई मतलब हनन किस प्रकार से हो रहा है, यानी उनका वध क्यों करते हैं, तो आप बना कर भी लिख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरीके से भैया इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। छोटा सा चैप्टर था, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे हम उनको निपटाएंगे जल्द से जल्द। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।